आज हम बात करने वाले हैं अंबानीज के बारे में। किस तरीके से अंबानी अंबानी बने, मतलब इतने अमीर बने। क्या वो स्टार्टिंग से इतने अमीर थे और क्या उन्होंने रास्ते चुने जिससे वो इतने अमीर बन पाए। 28 दिसंबर 1932 में गुजरात के चोड़वा डिस्ट्रिक्ट के अंदर धीरूभाई अंबानी जी का जन्म हुआ। ये 5 बच्चों में से तीसरे बच्चे थे और इनके पेरेंट्स, एक जो पापा थे वो टीचर थे और इनकी मम्मी हाउसवाइफ थी। इन्होंने अपनी 5th तक की पढ़ाई गांव से ही करी। उसके बाद इनके पापा ने इनको जूनागढ़ पढ़ने के लिए भेज दिया। जूनागढ़ जहां पे पढ़ने के लिए गए, वहां पे इन्होंने अपने बहुत ही अच्छे स्किल्स दिखाए वर्बल वगैरह वगैरह के अंदर, पर ये पढ़ाई के अंदर उतने अच्छे नहीं थे। मैथ्स के अंदर इनके अच्छे नंबर नहीं आते थे। तो यहां से हमको एक लर्निंग मिलती है जो कि बहुत बड़ी लर्निंग है कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। आज धीरूभाई अंबानी जी ने अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया। उन्होंने जो कंपनी बनाई रिलायंस, वो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। और अगर देखा जाए तो उनका जो बंदा था उसको मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी उनकी अर्ली टाइम्स के अंदर। तो यहां से एक लर्निंग है, अपने बच्चों को फोर्स मत करो। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं मेरे को, तो मैं उनको कहूंगा अपने बच्चों को फोर्स मत करो एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। लाइफ में बहुत सारे लेसन्स हैं जो कि उनको आपको सिखाने हैं। अपने स्कूल के अंदर ही हमेशा प्रैंक्स मजे वजे लेने के लिए ही जाने जाते थे। पढ़ाई के अंदर उतना इनकी रुचि नहीं थी। तो इनकी दोस्ती आ रही थी, इनके पास लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप हो रहे थे। ये अपने दोस्तों को घूमने के लिए गिर फॉरेस्ट ले जाते थे। तो भाई देखते ही देखते इनकी वो जो लीडरशिप क्वालिटी थी इनके बंदों ने समझी और इनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया जूनागढ़ स्कूल यूनियन का। उस जमाने में जूनागढ़ के अंदर मुस्लिम नवाब रूल किया करते थे और हमारे को इंडिपेंडेंस मिल गई थी हमारे देश को। Long years ago, we made a tryst with destiny. पर जूनागढ़ को अभी तक इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। जो वहां के नवाब थे वो कह रहे थे कि भाई मैं ब्रिटिश सरकार का रूल नहीं मानूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा। हम वहां के लोगों को बांध दिया गया था, वहां के लोगों को प्रोटेस्ट करने से मना कर दिया गया था। अगर आपके देश की आज़ादी हुई तो आपको भाई जश्न मनाना, आपको पटाखे फोड़ने, आपको गाने गाने सब करने के लिए रोक दिया गया था। तो भाई ये स्कूल यूनियन के हेड थे, इन्होंने सब बंदों को इकट्ठा किया। इन्होंने कहा चलो हम करेंगे इसके ऊपर अगेंस्ट में रिवोल्ट। वहां पे बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए गए, हमारा झंडा लहराया गया देश का। और इन्होंने अपनी पहली स्पीच भी दी वहां पे, छोटी सी पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थी। तो पुलिस वाले आए और उनको पकड़ के ले गए क्योंकि वहां की सरकार के अगेंस्ट वो काम कर रहे थे। पर उन्होंने देखा यार ये तो 17 साल का बच्चा है, इसको फोर्स किया गया कि भाई बता दे कौन कौन मिला हुआ था तेरे साथ, ये है वो है वो है। पर इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। फाइनली उन्होंने छोड़ दिया बच्चे को। जब वो अपने स्कूल में पहुंचे तो स्कूल के हीरो बन चुके थे और उनको बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता था इस सिचुएशन को। उस टाइम पे नवाब के अगेंस्ट जो बॉडी चल रही थी वो प्रजामंडल कहलाई जाती थी। तो प्रजामंडल बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट हो रही थी नवाब के और बहुत सारे लोग इनके साथ पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। धीरूभाई अंबानी भी उनमें से एक थे। इन्होंने क्या किया, दीवारों के ऊपर पैट्रियोटिक स्लोगन्स लिखने शुरू कर दिए, बहुत सारा बवाल शुरू कर दिया। अब एक रात को जो उनका नवाब था वो रातों रात पाकिस्तान भाग गया, क्योंकि लॉजिकली बात ये हुई थी कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, सारे हिंदुओं को इंडिया में रखा जाएगा और अगर किसी मुसलमान को अगर इंडिया के अंदर रहना है तो वो रह सकता है। पर इन्होंने इतना गंदा कांड कर रखा था, ये यहाँ नहीं रुक सकते थे। तो अपनी सारी बीवियों को छोड़ के चले गए यहाँ पे इंडिया के अंदर और अपने जंगली कुत्तों को अपने साथ ले गए। अगर बुक्स के हिसाब से देखा जाए हमको तो आजादी पहले मिल गई थी देश को, पर जूनागढ़ को 12 नवंबर 1947 को आजादी मिली। अब आजादी के बाद में भाई सारे बड़े नेता आते हैं उस जगह के अंदर, तो सरदार पटेल को आना होता है और ये सरदार पटेल को बहुत ज्यादा मानते हैं। इससे पहले जब भी ये पॉलिटिकल कोई भी इवेंट के अंदर होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज की इन पे बहुत नजर थी कि भाई ये बहुत ही ब्रिलियंट बंदा है। तो उनका मन था शायद उसको फ्यूचर में कुछ करेंगे, पर इनकी एज के चक्कर में वो रुक जाते थे। अब ये सरदार पटेल के बहुत ज्यादा बड़े फैन थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी शर्ट को स्टार से धोया, मतलब कड़क कर दिया अपनी शर्ट्स को, अपने जूतों को पॉलिश किया, अपने दोस्त से अपनी सॉक्स मांगी और तैयार होके निकल गए उनसे मिलने के लिए। मैं कहीं पे इनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, इन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि सरदार पटेल से मिलूंगा और सरदार पटेल की बस मेरे पे नजर पड़ जाए, पर उस टाइम बहुत सारे बंदे थे तो उनकी नजर मेरे पे नहीं पड़ पाई। अब आजादी के बाद में स्टूडेंट की अलग से यूनियन बन गई जहां पे ये पॉलिटिकल चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे थे। उस टाइम की अगर मैं इनके घर की सिचुएशन की बात करके चलूं तो इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, इनके पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं था। ये फ्रूट्स बेचने का काम करते थे, ये भजिया बेचने का भी इन्होंने काम ट्राई किया, इन्होंने बहुत सारी चीजें कोशिश करी पैसा कमाने की,
पर एक दिन क्या हुआ, इनके पापा ने इनको घर बुला लिया। इनका 10th का रिजल्ट तक नहीं आया था तब तक, और इनके पापा ने उसी दिन इनको बताया कि बेटा अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, बहुत टाइम से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अब पैसा कमाओ और हमारी फैमिली की मदद करो। तो इनका भाई एडन जा रहा था और उन्होंने कहा जो हमारा तेरा भाई है उसने भी तुमको एडन के लिए तुम्हारी नौकरी की बात कर दी है, तो तू उसके साथ एडन चला जा। उस टाइम पे इनका पढ़ने का बहुत ज्यादा मन था, ये ग्रेजुएशन करना चाहते थे, पर घर की सिचुएशन के चक्कर में इन्होंने अपने पापा की बात मान ली और ये अपने भाई के साथ एडन चले गए। अब यहाँ पे अपने को बहुत ज्यादा बड़ी लर्निंग मिलती है, जो हम लाइफ में चाहते हैं हमेशा हमको नहीं मिलता है, हमको हमेशा जूझते रहना होता है। ये बहुत पढ़ना चाहते थे पर ये नहीं पढ़ पाए, इनकी फैमिली की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, इनके पास पहले से बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी आज अंबानी फैमिली खड़ी हो पाई इनके बलबूते पे। हमको समझना पड़ेगा, हमेशा रोना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर। पास में जो बीत गया उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अभी अपने भाई के साथ में एडन पहुंचते हैं। एडन 2nd नंबर का बिजिएस्ट पोर्ट हुआ करता था उस टाइम पे, जहां पे ट्रांस कॉन्टिनेंटल प्रोडक्ट्स जाया करते थे, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में माल जाया करता था। और इनकी कंपनी में इनको क्लर्क की जॉब मिल गई। जो इनकी कंपनी थी वो लगभग सारी कंट्रीज से ऑपरेट कर रही थी, और ये सप्लाई क्या करते थे, किस चीज के ऊपर काम करते थे, शुगर वुगर के ऊपर, शुगर स्पाइसेस वगैरह से। तो यहां से इनको बहुत सारी चीजों की लर्निंग मिल रही थी। एक टाइम की बात है, इनकी 300 रुपए की सैलरी थी और इनको 25 पैसे की अपनी कंपनी के अंदर चाय मिलती थी, पर ये वहां से चाय नहीं पीते थे, ये बाहर जाके एक अच्छी जगह से जाके चाय पीते थे। क्यों पीते थे? ताकि वहां के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बातें सुन सके, वो क्या बातें करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका माइंडसेट क्या है। ये अपने दोस्तों को अक्सर यही बताया करते थे कि यार मैंने अगर बिजनेस सीखा है तो एडन में जाके सीखा है। ये एडन की मार्केट्स में घूमते थे, वहां पे देखते थे करेंसी ट्रेडिंग किस तरीके से हो रही है, बाकी सारी चीजें ट्रेडिंग किस तरीके से हो रही है, तो इनको वहां से बहुत ज्यादा लर्निंग मिलती थी। अब इनकी कंपनी ने इनको कॉमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर डाल दिया था। अब ये बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर से मिलते थे, अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग कॉन्टिनेंट के बंदों से, उनसे भी बहुत सारा लर्निंग लेते थे। अब जो एडन के अंदर होता था वो चलती थी स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई इस चीज का प्राइस बढ़ेगा या फिर घटेगा, बेसिकली सट्टा कह सकते हो, या फिर आज के टाइम पे जो शेयर मार्केट में इंट्राडे लोग करते हैं वो वाला सीन होता था। तो लोग सोचते थे कि ये होगा या फिर ये होगा। एडन के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा चलती थी। धीरू भाई को इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, पर इनको ये चीज आती नहीं थी। तो वहां पे एक गुजराती ट्रेडिंग फर्म थी, ये उनके पास गए और उनको कहा मैं तुम्हारे लिए फ्री में काम करूंगा। दिन में अपना यहां पे काम करते थे, दूसरी जगह पे काम करते थे, और साथ के साथ ये सीख रहे थे वहां से ट्रेडिंग के सारे सीक्रेट्स। और रात में जिस बोर्डिंग के अंदर ये रहते थे वहां पे 25 लोग और रहते थे इनके जैसे, बाकी सब मजे करते थे, पर ये इंग्लिश ग्रामर्स की बुक पढ़ते थे। ये अपनी ग्रामर इंप्रूव कर रहे थे, अपनी लैंग्वेज इंप्रूव कर रहे थे। इसके लिए बहुत सारी बुक्स को पढ़ते थे, बहुत सारी जो मैगजीन्स बंदे छोड़ के चले जाते थे उनकी मैगजीन्स को पढ़ते थे, और वहां से भी बहुत सारी लर्निंग लिया करते थे। जैसे ही पोर्ट पे न्यूज़पेपर आया करता था, ये सबसे पहले न्यूज़पेपर को छीनते थे और सबसे पहले पढ़ा करते थे कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। इनको हिस्ट्री की बुक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। साथ के साथ इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो इनको वो चीज जाननी थी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। क्योंकि जब ये निकले तो उस टाइम हमारे देश को आजादी मिली थी, और इनको देखना था आजादी के बाद हमारे देश की क्या डायरेक्शन हुई है। तो इनको बहुत ही ज्यादा चीजें वो एक्साइट कर रही थी। इनका कहना है कि मैंने बुक्स बस ऐसी पढ़ने के लिए शुरू करी क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखनी थी, पर मैं उसके अंदर इतना डीप में घुस गया, मुझे पता लगा कि भाई दुनिया क्या है। जब मैंने शुरू किया तो सिर्फ इंग्लिश के लिए किया कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी, पर मैं जब पढ़ता चला गया तो मुझे बहुत सारे नई नई चीजों के बारे में पता लगा, मुझे बहुत सारे नए नए स्किल्स के बारे में पता लगा। जो इनका फेवरेट सब्जेक्ट था वो साइकोलॉजी था, और इन्होंने 2 बातें बताई जो कि दिल छू गई मेरा। एक, इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन है ना, उसकी सबसे बड़ी डिजायर है कि लोग उसको प्यार करें, और बहुत ही डीप बात है अगर इस चीज को आप समझने की कोशिश करते हो। तो अगर आप इसको मार्केटिंग, क्योंकि मैं मार्केटिंग वाला बंदा हूं, अगर आप इसको मार्केटिंग के अंदर यूज करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो। साथ में उन्होंने बोला कि अगर दुनिया के अंदर आपको एक बड़ा आदमी बनना है तो आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक है पैसा, एक है इन्फ्लुएंस, एक है पावर। अब कुछ टाइम बीतता है और ये ट्रेडिंग सीख चुके होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इनके पास पैसा नहीं होता, पावर भी नहीं होती, इन्फ्लुएंस भी नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, वहां मार्केट के अंदर लोगों के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप मुझे पैसा दो, अगर लॉस हुआ तो मैं पे करूंगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको शेयर आपका दे दूंगा।
मतलब ऐसी चीज आज तक उनके सामने कोई नहीं लेके आया था और लोगों ने उनको पैसा देना शुरू कर दिया। अब वो स्पेकुलेशन जो कर रहे थे वो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी। उनका ऐसा कहना है कि जब भी मैं कुछ चीज के ऊपर बेट करता था तो मैं मोस्टली हमेशा सही निकलता था। कई लोगों को लगता था इनकी एनिमल इंस्टिंक्ट है, इनको पहले ही पता लग जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर इनका ऐसा कहना है इसके पीछे मेरी बहुत सालों की मेहनत थी। मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ा करता था, मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, मेरी बहुत ज़्यादा लर्निंग सारी चीज़ें रहती थी। मैं लोगों से बात करता था, ये पोर्ट के ऊपर काम करते थे तो शिप वाले लोगों से बात किया करते थे, वहाँ से पता करा करते थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इसके हिसाब से स्पेकुलेट किया करते थे। लोगों को तो ऐसा लगता था इस लक है। तो यहाँ पे अपने को एक और बहुत बड़ी लर्निंग मिल रही है। हम बहुत सारे लोगों का मजाक बनाते हैं कि भाई तुमको ये चीज़ इसलिए मिल गई क्योंकि तुम्हारी किस्मत थी, पर उस किस्मत के पीछे उसने कितनी मेहनत करी होती है वो हम कई बार छोड़ देते हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, अभी जिस टाइम पे ये थे इनको लोग देख रहे थे कि भाई ये तो जिस चीज़ पे सट्टा लगा रहा है वो चीज़ सही जा रही है, पर वो सट्टा नहीं था, वो कैलकुलेटेड रिस्क थे जो कि बैक्ड बाय थे लॉजिक के। ऐसे करते करते 1950 आ जाता है और वहां पे यामिनी मूवमेंट स्टार्ट होती है जो कि एडन की आज़ादी के लिए होती है। वहां से ब्रिटिश सरकार को भगाने के ऊपर सारा का सारा चल रहा होता है और ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई अब ये मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, ब्रिटिश सरकार यहां से जाने वाली है। तो बहुत सारे इंडियंस छोड़ के जा रहे होते हैं। इंडियंस के पास में उस टाइम पे ऑप्शन होता है, अगर वो ब्रिटेन के अंदर सेटल होना चाहते हैं तो वो सेटल हो सकते थे, पर इन्होंने नहीं कहा कि अभी मैं सेटल नहीं होऊंगा। 1952 तक आते आते इनके पापा भी एक्सपायर हो जाते हैं। पर यहां पे अच्छी खबर आती है 1954 के अंदर, जब शेल अपनी ऑयल रिफाइनरी लगा रहा होता है एडन के अंदर, और साथ के साथ अगले साल ही इनकी शादी हो जाती है कोकिला बेन से। अब जब ये वापसी आते हैं तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट के ऊपर लगा दिया जाता है, शेल के जो रिफाइनरी प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर। यहां पे ये बहुत सारे जो शिप्स होते हैं उनके भी कंटेनर्स को चेक करते हैं, साथ के साथ इनके शिप वाले लोगों से भी बहुत अच्छी दोस्ती होने लग जाती है। एक बार इन्होंने किसी बंदे को ये भी बोलते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि अपनी ऑयल रिफाइनरी लगाऊं, और ये बहुत मजाक के अंदर बोलते हैं, सब लोग इनका मजाक भी बनाते हैं। किसको पता था कि आने वाले कुछ साल के अंदर ये खुद अपनी ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे। उस टाइम पे इनको अपनी जॉब के अंदर बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि सेलर से इनको नई नई कहानियां सुनने के लिए मिलती है पूरी दुनिया की। अभी तक जो भी इन्होंने बुक्स के अंदर पढ़ा था वहां पे वो लोग उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं कि रियलिटी क्या चल रही है। अप्रैल 1956 के अंदर यामेन सीरिया और इजिप्ट के साथ में डिफेंसिव पैक्ट बना लेता है और इसके अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा पंगा चल रहा होता है, और साथ में एक क्लैन मूवमेंट भी शुरू हो जाती है जो कि 1950 से चालू हो रखी थी। तो वहां पे सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो रही होती है काम धंधे करने के लिए, और इंडियंस के लिए थोड़ा और नुकसान हो रहा होता है। और अगले साल 19 अप्रैल 1957 को इनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी का जन्म होता है यामिन के अंदर। हाँ, मुकेश अंबानी का जन्म यामिन के अंदर हुआ था। अब भाई बच्चा साथ में है, साथ में वहां पे सिचुएशन खराब है, तो ये डिसाइड करते हैं कि अब हमको कंट्री छोड़नी पड़ेगी। अगेन इनके पास ऑप्शन होता है कि हम ब्रिटेन में जा सकते हैं या फिर हम इंडिया में वापसी आ सकते हैं, पर ये चूज करते हैं कि भाई मैं इंडिया वापसी जाऊंगा। जो न्यूज़पेपरों में खबरें आ रही होती है उसके हिसाब से इंडिया की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत ही गंदी सिचुएशन दिखाई होती है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो खराब हो रहा है, हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है। पर इनको जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। वहाँ पे जो 5 ईयर प्लान होता है, सेकंड 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट लेके आई होती है जहाँ पे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इनको ऐसा लगता है कि यार इस टाइम पे मेरे को बहुत बेनिफिट हो सकता है अगर मैं इंडिया के अंदर जाता हूं। तो एडन की एक और कहानी थी जहां पे इन्होंने सिक्के बेचे थे। जो सिक्के हुआ करते थे वो सिल्वर की हुआ करते थे। वो सिल्वर के सिक्कों को मेल्ट करके उसके अंदर से चांदी निकाल के बेचा करते थे, क्योंकि इनको पता था जो उसके अंदर चांदी निकाल रहे उसकी वैल्यू ज्यादा है उन सिक्कों से। तो यहां पे हमने देखा कि कितना ब्रिलियंट दिमाग लगा रहे थे, पैसा ना होते हुए भी कितने अच्छे तरीके से ये दिमाग लगा रहे थे। अब 26 साल के धीरूभाई अंबानी इंडिया वापसी आते हैं, बहुत सारे सपने और बहुत सारी यादें लेके। पैसा उतना ज़्यादा नहीं होता उनके पास में उस टाइम पे, और वो इंडिया आते हैं। आगे क्या होता है वो अगले पार्ट के अंदर हम जानेंगे। यहां पे भी एक बहुत बड़ी लर्निंग आ रही है, रास्ते इतने आसान नहीं होते हैं। जहां पे ये सेटल हो चुके थे, ये लाइफ को अपने बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते थे, पर लाइफ ने इनको फिर भी एक और टकरार दी। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना कि अगला पार्ट मैं कब जल्दी अपलोड करूं या फिर नहीं करूं, क्योंकि मुझे चाहिए बहुत सारा आप लोगों से प्यार। बहुत सारा प्यार दो, अगला पार्ट आ जाएगा। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।